नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 9 स्पर्श भाग 1 का पाठ धूल, इसका मैं समरी और क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों, क्लास 9 और क्लास 10 क्षितिज, कृत्तिका, स्पर्श, संचयन, इन सभी पुस्तकों के सारे चैप्टर्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर का पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए और क्लास 9 और क्लास 10 का टेक्स्ट बुक का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रोसेस को फॉलो करके आसानी से पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास टेक्स्ट बुक और इम्पोर्टेंट नोट्स नहीं है तो आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आसानी से पढ़ाई कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। धूल के राइटर रामविलास शर्मा जी हैं और इससे पहले बच्चों मैं क्लास 9, क्लास 10 कृत्तिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। व्याकरण का भी बहुत ही आसान रूप से मैं पढ़ा चुकी हूँ और उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए, देवनागरी DEVZ स्पेस देकर NAGRI और यूट्यूब पर सर्च कीजिए। आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और बच्चों, अभी मैं धूल पाठ का समरी पढ़ाने जा रही हूँ और नीचे इसका क्वेश्चन आंसर भी मैं पढ़ाऊंगी। तो धूल पाठ में लेखक क्या कहना चाहते हैं? धूल नामक निबंध में सहज मतलब नेचुरल ग्रामीण संस्कृति की महिमा पर प्रकाश डाला गया है। यानी गांव में लोग बच्चे लोग किस तरह धूल में खेलते हैं, बड़े होते हैं और किस तरह से धूल से प्यार करते हैं, धूल से नफरत नहीं करते हैं, बल्कि धूल में ही उन लोगों का बचपन गुजरता है। तो इस पाठ में धूल की महिमा का बहुत ही सुंदर ढंग से लेखक रामविलास शर्मा जी वर्णन किए हैं। धूल का सौंदर्य हिंदी कविता की एक सुंदर पंक्ति है जिसके कारण धूल भरे हीरे कहलाए। इसमें जिस धूल भरे हीरे का वर्णन किया गया है वह हीरे से भी बढ़कर है, यानी धूल को हीरे से भी बढ़कर माना गया है। गांव का कोई भी बच्चा धूल भरा ही अच्छा लगता है। बालक कृष्ण के मुंह पर सुशोभित धूल के सामने आधुनिक सौंदर्य सामग्री कुछ नहीं है। यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण जो थे बचपन में वो धूल में ही खेलते थे, उनके चेहरे पर धूल लगा रहता था। लेकिन आजकल लोग आधुनिक अपना लिए हैं। आजकल का जिंदगी इस तरह से हो गया है कि बच्चों को जरा सा भी धूल नहीं लगना चाहिए, ऐसे उनके पेरेंट्स सोचते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहे हैं वर्तमान अभिजात सभ्यता मतलब अभी की जो सभ्यता है इसमें लोग किस तरह का रहन सहन पसंद करते हैं, इसके बारे में कहा गया है। हमारी आज की सभ्यता धूल से बचना चाहती है। हमारी आज की सभ्यता ऐसी हो गई है जो धूल से नफरत करती है, इसलिए वह बच्चों को धूल से बचाती है। उसे डर है कि धूल में उसका कृत्रिम चमक फीकी पड़ जाएगी। पेरेंट्स को, माँ पिता को ऐसा लग रहा है कि हमारे बच्चे अगर धूल में खेलेंगे तो क्या होगा, धूल लग जाएंगे, हमारे बच्चे का चेहरा खराब हो जाएगा। जिस कवि ने यह लिखा, धन्य धन्य वे हैं नर मैले जो करत गात कन्या लगाए धूरी ऐसे लड़िकान की, वह भी धूल के प्रति हीनता से ग्रस्त हैं। वह धूल से तन को मैला मानता है। फिर ऐसा कवि अखाड़े की मिट्टी को देखकर तो उबकाई भरने लगेगा, परंतु अखाड़े की मिट्टी मनुष्य के लिए दुर्लभ है, मतलब मिलना कठिन है। मनुष्य पसीने पसीने होकर इस मिट्टी में खेलता है तथा इसी से अपने शरीर का निर्माण भी करता है। मिट्टी की महिमा क्या है इसके बारे में कहा गया है। मिट्टी और शरीर दोनों आसार जरूर हैं, किंतु जीवन के सभी सार तत्व इसी से बने हैं। यानी मिट्टी में जीवन का सारा तत्व है। रूप, रस, गंध, स्पर्श सब मिट्टी की ही देन है। धूल इसी मिट्टी की आभा है। मिट्टी शब्द है तो धूल रस है, मिट्टी देह है तो धूल प्राण है। धूल क्या है? गांव में भूलकर भी धूल की जगह गर्द का प्रयोग नहीं किया जाता। अगर धूल गोधूली शब्द में समा चुकी है। अमराइयों के पीछे छिपे हुए सूरज की किरणों में जो धूल चमकती है, सूर्यास्त के बाद जो धूल रुई के बादल की भांति आकाश में छा जाती है, चांदनी रात में गाड़ियों के गुजरने के बाद जो धूल का गुब्बार
छा जाता है, जो शिशु के मुख तथा फूलों की पंखुड़ियों पर सौंदर्य की परत बनकर छा जाती है, उसी को धूल कहते हैं। यहाँ पर लेखक धूल के बारे में कह रहे हैं कि धूल किस तरह का होता है, तो क्या सारे इसमें चीज बताए गए हैं। और गोधूली ग्रामीण संस्कृति की संपत्ति है, यह शहरों को नसीब नहीं है, शहर वाले लोग को यह नसीब नहीं है। यह गोपालों के चरणों की धूल है, हाथी घोड़ों के चलने से उठी धूल नहीं है। शहर में गोधूली बेला शब्द का प्रयोग करना बिल्कुल निरर्थक है। धूल की महिमा, यहाँ पर लेखक धूल की महिमा के बारे में कह रहे हैं। धूल हीनता की नहीं, महिमा की प्रतीक है। धूल की महिमा के बारे में लेखक यहाँ कह रहे हैं कि धूल को हीन दृष्टि से मत देखो, इसमें बहुत अधिक महिमा है। लोग अपनी श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए इसे माथे पे लगाते हैं। सती, योद्धा या जन्मभूमि पर लौटने वाले प्राणी सभी इसे अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हमारी देशभक्ति की मांग है कि हम इस धूल से जुड़े। हम कांच को प्यार करने वाले सभ्य लोग धूल में लिपटे हीरे की कांति को पहचाने। यहाँ पर कह रहे हैं कि जो अपने आप को सभ्य कहते हैं वह धूल की कांति को पहचाने कि धूल क्या होता है। एक दिन ये हीरे अपनी अमरता का प्रमाण देंगे। अगर ये उलटकर चोट करने लगे तो कांच और हीरे का भेद पता चल जाएगा। तब हम विवश होकर हीरे लिपटी हुई धूल को माथे लगाएंगे। तो यह था सार धूल चैप्टर का। और अभी मैं बच्चों आप लोगों को क्वेश्चन आंसर पढ़ाने जा रही हूँ। पहला प्रश्न है, धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? यह 25-30 शब्दों में लिखने के लिए आएगा। उत्तर है, ग्रामीण जीवन में गोधूली बेला होती है। मतलब गोधूली बेला मतलब सुबह की बेला को बोला गया है, गोधूली बेला होती है। उस समय वातावरण में उठी हुई धूल शिशु के मुख पर सुशोभित होती है। हर ग्रामीण शिशु इस सुख का अनुभव करता है। अतः ग्रामीण जीवन में धूल के बिना किसी शिशु की कल्पना नहीं की जा सकती। दूसरा प्रश्न है, हमारी सभ्यता धूल से क्यों बचना चाहती है? उत्तर, हमारी सभ्यता धूल को गर्द समझती है, उससे नफरत करती है। वह बनावटी प्रसाधन सामग्री और सलमे सितारों में ही सौंदर्य मानती है। मतलब वो लोग धूल को हीन दृष्टि से देखते हैं, हे दृष्टि से देखते हैं, और जो बनावटी कृत्रिम चीज है उसको अच्छा मानते हैं, उसी को सौंदर्य मानते हैं। गांव की धूल में उन सलमे सितारों की धुंधले पड़ने की आशंका होती है, इसलिए वह धूल से अर्थात ग्राम्य संस्कृति से बचना चाहती है। तीसरा प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी की क्या विशेषता होती है? उत्तर, अखाड़े की मिट्टी विशेष होती है, वह तेल और मट्ठे से सिंचाई हुई होती है। जब यह पसीने से लथपथ शरीर पर फिसलती है तो ऐसा लगता है कि मानो आदमी कुआं खोद कर निकला हो। चौथा प्रश्न, श्रद्धा, भक्ति, स्नेह की व्यंजना के लिए धूल सर्वोत्तम साधन किस प्रकार है? उत्तर, श्रद्धा, भक्ति और स्नेह प्रकट करने के लिए धूल सर्वोत्तम साधन है। कोई योद्धा या विदेशगत मनुष्य अपने देश में लौटकर पहले उसकी धूली को माथे पर लगाता है। इस प्रकार वह अपनी धरती के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करता है। पांचवा प्रश्न, इस पाठ में लेखक ने नगरीय सभ्यता पर क्या व्यंग्य किया है? उत्तर, लेखक ने नगरीय सभ्यता मतलब शहरी सभ्यता को बनावटी, नकली तथा चकाचौंध भरी कहा है। नगर के लोग मिट्टी को मैले कहकर उससे दूर रहते हैं, इस कारण वे धूल में सनने तथा स्वाभाविक खेलों का आनंद नहीं ले पाते। ख का प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 50-60 शब्दों में लिखिए। पहला प्रश्न है, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ क्यों मानता है? अथवा लेखक ने धूल पाठ में बाल कृष्ण के सहज सौंदर्य के साथ किसकी तुलना करते हुए उसे महत्वहीन बताया है और क्यों? उत्तर, लेखक बाल कृष्ण के मुंह पर छाई गोधूली को श्रेष्ठ मानता है। उसके अनुसार इसके कारण उसकी आंतरिक आभा भी खिल उठती है। बालक का धूल दूषित मुख बनावटी श्रृंगार प्रसाधनों से कहीं अधिक मनमोहक होता है। यह वास्तविक होने के कारण कृत्रिम सौंदर्य सामग्री से अधिक श्रेष्ठ होता है। इसमें बालक की सहज पार्थिवता अर्थात शारीरिक कांति जगमगा उठती है।
इसकी तुलना में बनावटी सजावट श्रृंगार कहीं नहीं टिकता। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने धूल और मिट्टी में क्या अंतर बताया है? उत्तर, लेखक ने मिट्टी और धूल में अंतर बताया है। उसके अनुसार मिट्टी शरीर है और धूल प्राण है। मिट्टी शब्द है तो धूल उससे उत्पन्न रस है। मिट्टी चांद है तो धूल उसकी चांदनी है। दूसरे शब्दों में मिट्टी की आभा का दूसरा नाम है धूल। कहने का आशय यह है कि धूल में चमक होती है, आभा होती है, मिट्टी की पहचान उसकी धूल से होती है। तीसरा प्रश्न, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के कौन कौन से सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है? उत्तर, ग्रामीण परिवेश में प्रकृति धूल के द्वारा अनेक सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। जब अमराइयों के पीछे छिपे सूर्य की किरणें धूल पर पड़ती है तो ऐसा लगता है मानो आकाश में सोने का परत छा गई हो। सूर्यास्त के बाद लीक पर गाड़ी के निकल जाने के बाद धूल आसमान में ऐसे छा जाती है मानो रुई के बादल छा गए हो, या यूं लगता है मानो वह ऐरावत हाथी के जाने के लिए बनाया गया तारों भरा मार्ग हो। चांदनी रात में मेले पर जाने वाली गाड़ियों के पीछे धूल ऐसे उठती है मानो कभी कल्पना उड़ान पर हो। चौथा प्रश्न, हीरा वही घन चोट न टूटेगा संदर्भ पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर, इस उक्ति का अर्थ है हीरा वही है जो घन की चोट खाकर भी न टूटे। आशा यह है कि असली हीरा सुदृढ़ होता है। पाठ के संदर्भ में इसका अर्थ है ग्रामीण लोग हीरे की भांति सुदृढ़ होते हैं। वे संकटों की मार से हारते नहीं हैं। जिन्हें इस देश की धूल मिट्टी से प्यार है वह हर संकट में और अधिक मजबूत होकर उभरते हैं। पांचवा प्रश्न है, धूल, धूली, धूली, धूरी और गोधूली की व्यंजनाओं को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, मिट्टी इस भौतिक संसार की जननी मतलब माँ है। रूप, रस, गंध, स्पर्श के सभी भेद इसी मिट्टी में से जन्म लेते हैं। मिट्टी के दो रूप हैं, उज्जवल तथा मलिन। मिट्टी की जो आभा है उसका नाम है धूल। यह मिट्टी का श्रृंगार है। यह एक प्रकार से मिट्टी के ऊपरी परत है जो गोधूली के समय आसमान में उड़ती है या चांदनी रात में गाड़ियों के पीछे पीछे उठ खड़ी होती है। यह फूलों की पंखुड़ियों पर या शिशुओं के मुख पर श्रृंगार के समान सुशोभित होती है। गर्द मैल को कहते हैं। छठा प्रश्न है, धूल पाठ का मूल भाव स्पष्ट कीजिए अथवा धूल पाठ की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या है, अथवा धूल पाठ का केंद्रीय भाव लिखिए। पाठ के माध्यम से लेखक क्या संदेश देना चाहते हैं? तो देखिए 2015 में भी पूछा है, 2012 में भी पूछा है और यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। तो इसका उत्तर है, धूल पाठ का मूल भाव है ग्रामीण सभ्यता का गुणगान करना। मतलब ग्रामीण सभ्यता का गुणगान करना मतलब वहाँ के लोग धन्य होते हैं, इसके बारे में कहा गया है। जो लोग गांव की धूल में सनकर पले बढ़े हैं वे हीरे के समान सुंदर और सुदृढ़ हैं। ग्रामीण जीवन की तुलना में नागरिक जीवन का बनावटी सौंदर्य कांच के समान नकली और नश्वर होता है। लेखक के अनुसार धूल मिट्टी की महिमा का नाम है। वह मिट्टी की आभा है। यह गर्द या मैल नहीं है बल्कि पवित्र है। सती हो या योद्धा सब इसे अपने माथे पर सुशोभित करते हैं। हमें चाहिए कि हम धूल का सम्मान करें, इसके संपर्क में रहें। सातवां प्रश्न है, कविता को विडंबना मानते हुए लेखक ने क्या कहा है? उत्तर, लेखक ने किसी पुस्तक विक्रेता द्वारा दिए गए निमंत्रण या पत्र में गोधूली बेला का उल्लेख देखा तो उसे लगा कि यह कविता की विडंबना है। कवियों ने कविता में बार बार गोधूली की इतनी महिमा गाई है कि पुस्तक विक्रेता महोदय उस शब्द का प्रयोग कर बैठे। परंतु सच यह है कि शहरों में न तो गाय होती है न गोधूली बेला, अतः यह गोधूली शब्द केवल कविता के गुणगान को सुनकर प्रयुक्त हुआ है। अब आशा स्पष्ट करने के लिए रहेगा, गौ का है। पहला है, फूल के ऊपर जो रेणु उसका श्रृंगार बनाती है वही धूल शिशु के मुंह पर उसकी सहज पार्थिवता को निखार देती है। उत्तर, जो धूल फूल के ऊपर बैठ जाती है और उसका श्रृंगार करती है वही धूल शिशु के मुख पर बैठकर उसकी स्वाभाविक शारीरिक आभा को भी अधिक निखार देती है।
आशा यह है कि धूल के कारण शिशु का मुख और फूल दोनों सुंदर प्रतीत होते हैं। दूसरा, धन्य धन्य वे हैं नरमैले जो करत गात कन्या लगाए धुरी ऐसे लरी कान के। लेखक इन पंक्तियों द्वारा क्या कहना चाहता है? उत्तर, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहता है कि इन पंक्तियों का कवि धूल की महिमा का गान तो करता है, किंतु उसके मन में धूल को लेकर गर्व नहीं है। वह धूल को मैला करने वाली चीज मानता है, अतः उसके मन में धूल के प्रति अपराध बोध है। दूसरे, वह कवि बालकों में भी भेदभाव करता है। वह धूल सने बालकों और अन्य बालकों में भेद करता है। तीसरा है, मिट्टी और धूल में अंतर है, लेकिन उतना ही जितना शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में। उत्तर, लेखक के अनुसार मिट्टी और धूल में वही अंतर है जो शब्द और रस में, देह और प्राण में, चांद और चांदनी में है। आशा यह है कि मिट्टी स्थूल है, धूल उसका सूक्ष्म सौंदर्य और प्रभाव है। चौथा है, हमारी देशभक्ति धूल को माथे से न लगाए तो कम से कम उस पर पैर तो रखे। उत्तर, लेखक नगर में बसने वालों से कहता है, यदि तुम वास्तव में सच्चे देशभक्त हो तो इस धूल को अपने माथे पे लगाओ, अर्थात आम ग्रामीण व्यक्ति का सम्मान करो। परंतु यदि तुम इतना नहीं कर सकते तो कम से कम इनके बीच में रहो, इनके संपर्क न तोड़ो, इनसे संपर्क न तोड़ो, इनका तिरस्कार न करो, इनका महत्व स्वीकार करो। पांचवा प्रश्न है, वे उलटकर चोट भी करेंगे और तब कांच और हीरे का भेद जानना बाकी न रहेगा। उत्तर, इस पंक्ति में लेखक कहता है, ये धूल भरे हीरे अर्थात मैले कुचेले दिखने वाले ग्रामीण बंधु कभी विद्रोह पर उतर आए तो तुम पर ऐसी चोट करेंगे कि तुम्हें इनकी ताकत का तथा अपनी कमजोरी का साफ पता चल जाएगा। आशा यह है कि ये ग्रामीण जन स्वाभाविक हैं, ठोस हैं, जबकि नगरवासी चकाचौंध भरी नकली जिंदगी जीते हैं। आगे बच्चों इसमें देखिएगा, भाषा अध्ययन के तहत उपसर्ग, इसमें निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग छांटने के लिए कहा गया है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, लेखक ने इस पाठ में धूल चूमना, धूल माथे पर लगाना, तो धूल से संबंधित अन्य 5 प्रयोग बताइए तथा उन्हें वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो इसको भी आप आसानी से कर सकते हैं। और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न भी रहेगा आप लोगों को, इस तरह के 100 से 120 शब्दों में लिखने के लिए रहेगा। पहला प्रश्न है, अखाड़े की मिट्टी में सनकर ही पहलवान विश्व विजेता बनते हैं। मिट्टी के इस योगदान के आलोक में पहलवान के जीवन में मिट्टी के महत्व पर अपने विचार लिखिए। उत्तर, पहलवान और मिट्टी का चोली दामन का संबंध है। जब हम किसी भारतीय पहलवान की बात सुनते हैं तो स्वाभाविक रूप से हमारे सामने एक अखाड़ा आ जाता है जिसमें नरम मिट्टी होती है। पहलवान कुश्ती करने के लिए अखाड़े में उतरते हैं तो पहले उसकी मिट्टी को श्रद्धा से स्पर्श करते हैं। वे अखाड़े की मिट्टी को प्रणाम करते हैं। पहलवान मिट्टी को पवित्र मानते हैं, उस पर श्रद्धा रखते हैं। वे मिट्टी में ही खेलते हैं और खेलकर थककर उसी में लेटकर आसमान की ओर देखते हुए विश्राम का आनंद लूटते हैं। एक प्रकार से वह मिट्टी उसके लिए माँ की गोद के समान सुखकारी होती है। इसी मिट्टी का वरदान पाकर वे विश्व विजेता भी बनते हैं। विजेता बनकर सबसे पहले वे इसी मिट्टी को ही अपने माथे पर लगाते हैं, मानो वह उसके लिए चंदन हो। दूसरा प्रश्न है, योद्धा, देशभक्त और सैनिक को देश की धूल श्रद्धा का सबसे बड़ा आधार होती है। क्या आप भी भावनात्मक रूप से अपने देश की मिट्टी से जुड़ाव महसूस करते हैं? अपने विचारों को संक्षेप में लिखिए। उत्तर, योद्धा, देशभक्त और सैनिक तीनों के लिए देश की मिट्टी का बहुत महत्व होता है। वे अपनी मातृभूमि की रज के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए वे जब भी विजेता होकर अपने देश में लौटते हैं तो सबसे पहले अपने देश की पवित्र मिट्टी को माथे से लगाते हैं। ऐसा करके वे अपने देश के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हैं। मैं भी अपने देश की मिट्टी से बहुत प्रेम करता हूँ। मैं भी जब भी वह गाना सुनता हूँ, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, तो मैं भावमग्न हो जाता हूँ। यद्यपि आजकल खेल कूद के लिए मैट, घास के मैदान और कारपेट आ गए हैं, फिर भी मिट्टी के मैदान में खेले गए खेलों का सुख अलग ही होता है। गोधूली का गांव से क्या संबंध है?
उत्तर, गोधूली गांव के जीवन का सहज अंग है। आज भी गांव में गाय हैं और गोपाल हैं। अधिकतर रास्ते भी मिट्टी और धूल से सने हैं। गाय रोज चरने के लिए गांव के धूल भरे रास्ते के बीच से खेतों खलिहानों में जाती है। जब वह चरकर वापस गांव में लौटती है तो सांझ हो जाती है। गायों के खुरों और गोपालों के पांव के चलने से उठने वाली धूल सारे आकाश में छा जाती है। यह वातावरण केवल गांव में ही होता है, शहरों में नहीं। अतः गांव का गोधूली में सहज और सीधा संबंध है। गांव के लोग इस धूल को अपना श्रृंगार मानते हैं, मैल नहीं। बच्चों के शरीर पर पड़ी इस धूल को देखकर गांव वासी रीझ उठते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ पाठ की समाप्ति होती है। आशा है एग्जाम के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा और समरी और क्वेश्चन आंसर। और बच्चों, आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन बटन है उसे क्लिक कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।